डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलाम नबी बायोलॉजी टीचर, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से रिलेटेड जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत अध्ययन किया है। अगर हम उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस को ध्यान देते हैं तो मेंडल ने टाल, प्योर टाल क्रॉस विथ pure dwarf plant that are parent plant, homozygous tall cross with homozygous dwarf plant। इस क्रॉस में मेंडल ने देखा क्या, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस when both male and female gamete cross to each other they give F1 progeny। F1 progeny को अगर हम ध्यान देते हैं तो यहां पे आप देखोगे हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस टाल प्लांट मिलता है। ये हम सबको बहुत बेहतर तरीके से पता है। हमने मोनोहाइब्रिड में लॉ ऑफ डोमिनेंस को अच्छी तरीके से देखा। यहां पे आप ध्यान देंगे, जब शुद्ध होमोजाइगस टाल प्लांट जिसका रिसेसिव फॉर्म ड्वार्फ को क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस टाल प्लांट हमको मिलता है, जहां पे हमने देखा कि जो इसका जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिल रहा है। इस जीनोटाइप को अगर ध्यान दो बच्चों तो कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर दैट सुप्रेस द रिसेसिव कैरेक्टर। कैपिटल टी अपने प्रभाव से बौनेपन के लक्षण को दबा देता है, जिससे हमें F1 पीढ़ी में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है। यह बात समझने की बहुत जरूरत है आपको। F1 पीढ़ी में हमें एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है और जिस पेरेंट का कैरेक्टर हमको दिखाई देता है वो पेरेंट हमारा टाल है। बट यहां पे स्मॉल टी जो दूसरे पेरेंट के गैमीट से मिला वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है, वो सुप्रेस है। इसी को हमने कहा कि जब एक ही पेरेंट के कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर हिडन हैं, रिसेसिव हैं, अप्रभावी हैं, तो यही गुण मेंडल का फर्स्ट लॉ प्रभाविता के नियम के रूप में प्रतिपादित हुआ। ये कॉमन बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस के आने के बाद मेंडेलियन के सभी नियमों में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था, लेकिन उन्हीं वैज्ञानिकों में से जिन्होंने मेंडल के सिद्धांतों को पुनर्जागरण किया था, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के सिद्धांतों को पुनर्खोज किया था। उन्होंने देखा दूसरे पौधों पर, मटर के अतिरिक्त दूसरे पौधों पर उन्होंने क्रॉस किया और F1 प्रोजीनी को चेक किया तो पता चला कि F1 प्रोजीनी में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर में से किसी भी एक पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आ रहा था। और जब किसी भी पेरेंट के दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर F1 प्रोजीनी में नहीं आ रहा था, अर्थात प्रभाविता का नियम उन पौधों के ऊपर नहीं लागू हो रहा था,
तो यही दशा मेंडल की प्रभाविता के विपरीत थी। यह घटना मेंडल के प्रभाविता के अगेंस्ट थी। मेंडल की आलोचना यहाँ हुई और उस आलोचना के रूप में अपूर्ण प्रभाविता एक बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल के रूप में, एक दूसरे प्रोसेस के रूप में सामने आया जो मेंडल के प्रभाविता के नियम के विपरीत था। आज हम आप इसी से रिलेटेड अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो जीन इंटरेक्शन है, जीन की अन्योन्य क्रियाएं हैं। जीन परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और युग्मक निर्माण करके एक जीन एक विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करेंगे जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक पर। बच्चों, वास्तव में जीन इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, एक एलिलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानोगे कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है। एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब है इस प्रकार का इंटरेक्शन एक ही जीन के एलील के मध्य होता है। एलिलिक जीन इंटरेक्शन एक इस प्रकार का इंटरेक्शन एक ही जीन के एलील के मध्य होता है, एक ही जीन के एलील के मध्य होता है। इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक जोड़ी जीन भाग लेते हैं। इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक जोड़ी जीन भाग लेते हैं। यह क्रिया सेम लोकस पर होता है। जो ऑटोसोम हैं उनके सेम लोकस पर, अर्थात सही जगह एक ही स्थान पर दोनों जीन स्थित होते हैं। तो एलिलिक जीन इंटरेक्शन एक जोड़ी जीन के कारण होता है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। एलिलिक जीन इंटरेक्शन के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमारी जेनेटिक्स में हैं, हमारे इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए गए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, मल्टीपल एलील बहुगुण एलीलवाद, लीथल जीन घातक जीन एंड प्लियोट्रॉपिक जीन। ये इतने एग्जाम्पल हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन के। तो बच्चों याद रखोगे, एलिलिक जीन इंटरेक्शन में एक जोड़ी जीन भाग लेते हैं, एक जोड़ी जीन भाग लेते हैं। सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी भाग ले रहे हैं, लेकिन इस इंटरेक्शन में ये दो F1 हमको मिल रहा है जीन। इस इंटरेक्शन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां कुछ अलग प्रकार का होता है। इसी बात को हमें समझना है। तो कॉमन एग्जांपल एलिलिक इंटरेक्शन के आप याद रखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, lethal gene and pleiotropic gene. These are common example of allelic gene interaction. Now we discuss incomplete dominance. अब हम आप incomplete dominance को फोकस करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता जिसे कहा गया, सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका आंसर होगा अपूर्ण प्रभाविता की खोज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कॉरेंस ने 1903 में किया। कार्ल कॉरेंस ने 1903 में अपूर्ण प्रभाविता की खोज की।
अपूर्ण प्रभाविता है क्या, ये चीज समझना है। अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल मिले और उन बहुत सारे उदाहरणों में से हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं उनको यहाँ मेंशन किया है। आप इनको नोट करेंगे कायदे से। सबसे पहला बेस्ट एंड सुटेबल एग्जाम्पल फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट इज मिराबिलिस जलापा, जिसका कॉमन नाम है 4 o'clock प्लांट या कहते हैं गुल ए बांस। गुल ए बांस 4 o'clock प्लांट या वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटीराइनम मैजस। एंटीराइनम मैजस जिसे हम स्नैपड्रैगन हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इसको। स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर जिसका बोटेनिकल नेम है एंटीराइनम मैजस। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज रिलेटेड विथ एनिमल। अब आप देखोगे ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिर्फ पौधों में ही है, जंतुओं में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सुटेबल एग्जाम्पल हमको मिलते हैं और वो देखेंगे। जंतुओं में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एंडालूसियन फाउल। एंडालूसियन फाउल्स यानी मुर्गों में अपूर्ण प्रभाविता देखी जाती है। अब आपको मैंने सुटेबल एग्जाम्पल अपूर्ण प्रभाविता से रिलेटेड बताए हैं। अब हम एक प्लांट इसमें से लेते हैं, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का हमने दो पेरेंट को सिलेक्ट किया। एक पेरेंट प्योर रेड फ्लावर डेवलप करता है, दूसरा पेरेंट व्हाइट फ्लावर डेवलप करते हैं। हमने शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों को सिलेक्ट किया। ऐसे पौधे जो शुद्ध लाल पुष्प बना रहे थे और दूसरे होमोजाइगस प्योर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट थे। इन दोनों को हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया है। आप देखो रेड फ्लावर वालों का जो जीनोटाइप था कैपिटल आर दैट इज होमोजाइगस प्योर, एंड व्हाइट फ्लावर का जो होमोजाइगस था स्मॉल आर होमोजाइगस दैट इज पेरेंट। ओके, नाउ बाय गैमेटोजेनेसिस they produce haploid set of genome that is capital R single haploid and small r as a gamete that is gamete. Now when they cross to each other they give heterozygous condition capital R small r। देखें यहां पे इस कैपिटल आर स्मॉल आर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल रही है, दे गिव पिंक कलर फ्लावर। ये गुलाबी रंग के पुष्प बना रहे हैं। अब सरप्राइज था ये, व्हाई दे गिव पिंक फ्लावर। प्रभाविता ये कहता है कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इस फ्लावर को रेड होना था बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, बट ऐसा नहीं हुआ। यहां पे ये जो नया कैरेक्टर आया, पिंक फ्लावर आया, ये दोनों पेरेंट से अलग था। ना तो ये रेड है ना तो व्हाइट फ्लावर है, ये एक अलग टाइप का कैरेक्टर था और एक न्यू कॉम्बिनेशन था, एक नया कलर था दैट इज अ पिंक कलर। ये ना तो रेड फ्लावर वाले पेरेंट जैसा है ना तो यहां पे ये व्हाइट फ्लावर वाले पेरेंट जैसा है, अर्थात यहां पे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो रहा है। F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल है, इसलिए आप कहोगे दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप कहोगे क्यों हमने
महत्वपूर्ण प्रभाविता कहा, तो आप कहोगे F1 जनरेशन में ये पेरेंट जैसा डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं डेवलप करता है, सो दैट इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप देखोगे जब कॉलकॉरेंस ने F1 जनरेशन के पिंक फ्लावर को सेल्फिंग किया, देखें यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फिंग विथ कैपिटल आर स्मॉल आर मींस बिटवीन टू पिंक फ्लावर। जब दो पिंक फ्लावर के बीच सेल्फिंग की गई, पुनेट स्क्वायर चार्ट को देखो आप, पुनेट स्क्वायर चार्ट में बाय गैमेटोजेनेसिस मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप किए गए और यहां पे हमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर तीन टाइप का जीनोटाइप कॉम्बिनेशन मिल रहा है। देखेंगे यहां पे तीन टाइप का जीनोटाइप कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तीन टाइप का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और तीनों टाइप के जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को देखोगे तो पता चला कि एक कैपिटल आर रेड फ्लावर डेवलप कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर जिनके दो नंबर हैं, दो प्लांट हैं जो पिंक फ्लावर डेवलप कर रहा है, एंड स्मॉल आर जो व्हाइट फ्लावर को डेवलप कर रहा है। तो तीन तरीके का फ्लावर हमको F2 जनरेशन में बाय सेल्फिंग डेवलप हो रहा है। जानने की जरूरत थी, समझने की जरूरत है ऐसा क्यों हुआ। तो जब गैमीट फॉर्मेशन के समय जो फैक्टर थे, जो एलील थे, वो सेग्रीगेट हुए और सेग्रीगेट होने के बाद वो सेल्फिंग के थ्रू जब कॉम्बिनेशन बनाए तो तीन टाइप का जीनोटाइप मिला। और इस जीनोटाइप का अगर हमने फिनोटिपिक कैरेक्टर देखा कि कैसा कैरेक्टर था, तो तीन टाइप का कैरेक्टर भी है, तीन टाइप का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन भी है। जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी तीन टाइप का है और जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो भी ऑलरेडी तीन टाइप का है। तो फोकस करने की जरूरत है यहां पे, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर इक्वल। इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पे फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर इक्वल, दैट इज 1:2:1, 1:2:1 मीन्स 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर एंड 1 व्हाइट फ्लावर। ये हमें F2 जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो जो इक्वली मिल रहा है। अब देखना क्या कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, मोनोहाइब्रिड के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से कंपेयर करिए, एनसीईआरटी ने मेंशन किया इसको। मोनोहाइब्रिड के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको मिलता क्या है कि जीनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड जीनोटिपिक रेशियो इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर इक्वल। वहां पे आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा है। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो, अब बात करोगे लक्षण प्रारूप की, फिनोटिपिक रेशियो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 था, 3:1 था और यहां पे 1:2:1 है। इस प्रकार यह अपूर्ण प्रभाविता की दशा को प्रदर्शित करता है, जिसमें F2 जनरेशन में 3 टाइप के फिनोटिपिक कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं, लेकिन मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में 2 ही प्रकार के फिनोटिपिक कैरेक्टर पैदा होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है इस क्रॉस का। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट होता है। अब
इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई ना कोई कारण होगा। तो वो कारण है बेटा एलिलिक जीन इंटरेक्शन। वो कारण है एलिलिक जीन इंटरेक्शन जिसके कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन पैदा होती है। आगे अब ध्यान देते हैं, जीन एक विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करते हैं। वन जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन, वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर, ऐसा हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है। अब जानोगे कि वो जीन एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा कार्यान्वित होते हैं। जीन एक नॉर्मल एंजाइम के द्वारा फंक्शन करते हैं, लेकिन जब ये नॉर्मल एंजाइम हो या लेस एफिशिएंट हो, कम प्रभावकारी दशा में हो, अगर ये एंजाइम सुटेबल है जीन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल एंजाइम हो या लेस एफिशिएंट हो, तो इस दशा में ये जीन अपना प्रभाव दिखाता है। और जब ये जीन अपना प्रभाव दिखाएगा कैपिटल आर जीन, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन ड्यू टू एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जब एलिलिक जीन इंटरेक्शन की दशा आएगी तो ये नॉर्मल जीन अफेक्टेड हो जाएंगे, नॉर्मल जीन मॉडिफाइड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और तब ये बदल जाएंगे। जो एंजाइम है नॉर्मल एंजाइम की दशा पे ये हो जाएंगे नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, या आप कहोगे नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। और जब कोई एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम होंगे तो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, और जब जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे तो वो अपने द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण नहीं प्रकट करा पाएंगे, अपने लक्षण को एक्सप्रेस कराने में फेल हो जाते हैं। और जब नॉर्मल जीन होते हैं तो वो जीन अपने लक्षण को प्रॉपरली नॉर्मली एक्सप्रेस करा लेते हैं। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट जीन नॉर्मल एंजाइम को गेन नहीं कर पाता, नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम की कंडीशन में आता है, जिससे दोनों पेरेंट के कैरेक्टर, ध्यान देंगे, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आपस में ब्लेंडिंग कर लेते हैं, आपस में ब्लेंडिंग कर लेते हैं, या दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट कंडीशन उत्पन्न होती है। और वो इंटरमीडिएट कंडीशन हमारी पिंक फ्लावर की होती है, जो रेड एंड व्हाइट फ्लावर के बीच की दशा है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो जीन है उनको नॉर्मल एंजाइम नहीं मिला, उनकी जगह पे उनको नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम की कंडीशन प्राप्त होती है, जिससे दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आपस में ब्लेंडिंग करते हैं या वो आपस में मिक्सिंग करते हैं और एक न्यू कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं, और ये न्यू कॉम्बिनेशन हमारा पिंक फ्लावर का पैदा होता है। इस तरीके से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन है कि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रीजन क्या है। तो आप बताओगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रीजन जीन का प्रॉपरली काम ना कर पाना है। वो जीन अफेक्टेड हुआ बिकॉज उसको कोई नॉर्मल एंजाइम नहीं मिला, उसकी जगह पे उसको नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम की कंडीशन मिलती है, इसलिए ये ब्लेंडिंग हुआ, जीन ब्लेंड किए। और आप जैसा देख रहे हैं कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, इस प्रकार के इंटरेक्शन में वन पेयर जीन भाग लेते हैं, तो दोनों जीन ब्लेंडिंग करते हैं और एक नया कैरेक्टर देते हैं। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या ब्लेंडिंग करैक्टर भी कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या ब्लेंडिंग करैक्टर भी कहते हैं। तो
हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलिलिक जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रक्रिया समझ में आई होगी, जिसमें मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरीके से फेल होता है और F1 प्रोजीनी एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया फिनोटिपिक कैरेक्टर लेकर आता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे हम बात करते हैं कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लीथल जीन एंड प्लियोट्रॉपिक जीन पर। ओके, थैंक्स टू ऑल।